यूं ही नहीं मिलते तमन्नाओं के शहर, यूं ही नहीं मिलते तमन्नाओं के शहर, चलने का हौसला भी जरूरी होता है। जी हां, सिर्फ अच्छे सपने देखने से नहीं, उसके लिए जी जान लगाकर मेहनत करने से पूरे होते हैं। आप अभी जो स्क्रीन पे देख रहे हो, पढ़ रहे हो, वो बिल्कुल सही है। 20 साल की उम्र में 60,000 की नौकरी कैसे मिल सकती है, उसी को लेकर इस सेशन में, इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ बात करने वाला हूं। अगर आप अपने करियर को एक नई दिशा देना चाहते हो, आप अपने करियर को एक वेल सेटल्ड मैनर में आगे कुछ सालों के बाद देखना चाहते हो, तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं भारत के उस सेक्टर के बारे में बात करने जा रहा हूं जो टॉप 5 सेक्टर्स में आता है एम्प्लॉयमेंट के मामले में। इसमें हर साल लगभग 30 से 50 हजार वैकेंसीज आती है। 30 से 50 हजार लोगों को यह हर साल नौकरी देता है। मैं बात कर रहा हूं भारत के बैंकिंग सेक्टर की। तो हर साल भारत में बैंकिंग के लिए एग्जामिनेशंस होते हैं, खास करके जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स है। कौन कौन से बैंक्स होते हैं, कौन कौन से पोस्ट के लिए एग्जामिनेशंस होते हैं, कौन एग्जामिनेशन कंडक्ट कराता है, कैसे एग्जामिनेशंस होती है, कितने स्टेजेस होते हैं और उसकी कैसे तैयारी करनी है, सारी चीजें इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। मैं सचिन अडेकर स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का। पिछले 8 साल से मैं बैंकिंग एग्जामिनेशन के स्टूडेंट्स को गाइड कर रहा हूं और अभी तक बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अभी तक अपने करियर को बैंकिंग सेक्टर में एक नई चमचमाती दिशा दी है। बिना टाइम गवाए अभी हम मुद्दे पे आएंगे। मैं बात जिस बैंकिंग सेक्टर के बारे में कर रहा था, उस बैंकिंग सेक्टर के बारे में कुछ चीजें हमें जाननी है। तो ये वो सारी चीजें हैं जो मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहला पॉइंट है आईबीपीएस क्या है। देखो, आप में से मैक्सिमम लोगों ने यूपीएससी का नाम तो सुना होगा। तो जैसे सिविल सर्विसेज में रिक्रूटमेंट करने के लिए यूपीएससी एक ऑर्गेनाइजेशन एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती है, वैसे ही भारत के पब्लिक सेक्टर बैंक्स में रिक्रूटमेंट करने के लिए, पब्लिक सेक्टर बैंक में भर्ती करने के लिए एक संस्था है जिसका नाम है आईबीपीएस। क्या फुल फॉर्म है आईबीपीएस का? आईबीपीएस का फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सोनल सिलेक्शन। हिंदी में इसको बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान भी कहा जाता है। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इन एग्जामिनेशंस को हर साल कंडक्ट कराती है। कैसे एग्जामिनेशंस होते हैं उसके बारे में भी बात करते हैं। तो ये ऑर्गेनाइजेशन इन बैंक्स के लिए रिक्रूटमेंट करती है। अब ये जो एग्जामिनेशंस लेती है, ये कौन से पोस्ट के लिए लेती है? तो मुख्यतः इसमें 2 पोस्ट होते हैं। पहला है क्लर्क और दूसरा है मैनेजर। इसको बैंकिंग लैंग्वेज में, बैंकिंग टर्मिनोलॉजीज में पीओ भी कहते हैं, प्रोबेशनरी ऑफिसर। पीओ, प्रोबेशनरी ऑफिसर। तो क्लर्क क्या होता है? आप कभी अगर बैंक में गए होंगे, तो बैंक में आप जिन भी कामों के लिए जाते हो, जैसे पासबुक प्रिंट कराना है, पैसे डिपॉजिट करना है, पैसे निकालना है, चेकबुक भरना है, डीडी बनवाना है, आरटीजीएस करना है, एनईएफटी करना है, बैंक स्टेटमेंट निकालना है ना, अकाउंट में कुछ चीजें अपडेट करानी है, इन सारे कामों के लिए बैंक में आप जिन जिन लोगों के साथ कांटेक्ट करते हो, कोऑर्डिनेट करते हो, वो सारे के सारे लोग क्लर्क पोजीशन के होते हैं। तो क्लर्क बनने के बाद बैंक में आप सब ये काम करोगे। दूसरा होता है ऑफिसर वाला पोजीशन। अब अगर आप बैंक में कभी गए होंगे, तो बैंक में आपने एक शाखा प्रबंधक, ब्रांच मैनेजर का एक केबिन देखा होगा, मस्त चकाचक चमचमाता केबिन, जिसके ऊपर उस ब्रांच मैनेजर, शाखा प्रबंधक का नाम लिखा हुआ होता है और उनके नीचे लिखा होता है शाखा प्रबंधक ब्रांच मैनेजर। तो वो पोस्ट होती है ऑफिसर की, पीओ की पोस्ट। तो आईबीपीएस इन दोनों पोस्ट के लिए एग्जामिनेशन कंडक्ट कराता है। हर साल एग्जामिनेशंस होते हैं और सिर्फ एक एग्जाम नहीं होता, इसके बहुत सारे एग्जामिनेशंस होते हैं। कौन कौन से एग्जामिनेशंस होते हैं वो भी मैं बात करूंगा आपके साथ, है ना। तो ये 2 पोस्ट के लिए मेजरली आईबीपीएस एग्जामिनेशंस कंडक्ट कराता है। अब ये एग्जामिनेशंस कितने लेवल के होते हैं? पोस्ट तो हमें समझ में आ गई सर। अब इन पोस्ट के लिए जो एग्जामिनेशन होगी, वो एग्जामिनेशन कितने स्टेजेस में होगी, कौन कौन से स्टेजेस होंगे? तो एग्जामिनेशन के मेजरली 3 स्टेजेस होते हैं। पहला होता है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, दूसरा होता है मेंस एग्जामिनेशन और तीसरा होता है इंटरव्यू। हम लोगों ने क्या देखा? एग्जामिनेशन मेजरली 2 पोस्ट के लिए, क्लर्क और पीओ के लिए होता है। पीओ यानी ऑफिसर लेवल। तो
क्लर्क के लिए सिर्फ दो ही एग्जामिनेशंस होते हैं, कौन से? प्रीलिम्स और मेंस। क्लर्क के लिए सिर्फ और सिर्फ दो एग्जामिनेशंस होंगे, प्रीलिम्स और मेंस, सिर्फ ये दो एग्जामिनेशन क्लर्क। आप प्रीलिम्स दोगे, प्रीलिम्स में आपके जितने भी मार्क्स आएंगे उसके बेसिस पे एक कट ऑफ लिस्ट लगेगी, मेरिट लिस्ट लगेगी। अगर आप उसमें क्वालिफाई हो गए तो आप मेंस एग्जामिनेशन लिखोगे। मेंस एग्जामिनेशन के जब आपके फाइनल मार्क्स आ जाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ मेंस एग्जामिनेशन के मार्क्स के बेसिस पे एक फाइनल लिस्ट बनेगी, और उस लिस्ट में अगर आप क्वालिफाई कर गए तो फिर आपको ये क्लर्क की जॉब मिल जाती है। तो क्लर्क की जॉब लेने के लिए, बैंक में क्लर्क बनने के लिए आपको दो एग्जामिनेशंस क्लियर करनी है, प्रीलिम्स और मेंस। क्या सिलेबस रहता है इसका, आगे बात करेंगे। ओके, अगर आपको ऑफिसर बनना है जिंदगी में, अगर आपके कुछ बड़े सपने हैं, आप ऑफिसर बनना चाहते हो, तो आपको प्रीलिम्स और मेंस तो देना ही देना है, इसके साथ साथ आपको इंटरव्यू भी देना है। प्री क्लियर करने के बाद मेंस दोगे, मेंस क्लियर करने के बाद इंटरव्यू दोगे। जब आपका इंटरव्यू और मेंस का स्कोर आ जाता है, इन दोनों स्कोर का टोटल करके एक फाइनल लिस्ट बनती है, और उस फाइनल लिस्ट के हिसाब से आपको पीओ की पोस्ट मिलती है। तो क्लर्क और पीओ के लिए एग्जामिनेशन के स्टेजेस क्लियर हो गए। कितने? क्लर्क के लिए 2 लेवल का एग्जाम, पीओ के लिए 3 लेवल का एग्जाम। कितने सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं? इन दोनों भी एग्जामिनेशंस को क्लियर करने के लिए हमें 4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, केवल 4। और सबसे मजेदार बात क्या है पता है? सबसे मजेदार बात यह है कि इन दोनों एग्जामिनेशन, क्लर्क और पीओ, इन दोनों एग्जामिनेशन का सिलेबस बिल्कुल सेम होता है। आप जो क्लर्क के लिए पढ़ोगे उसी सिलेबस के बेसिस पर आप पीओ का एग्जामिनेशन दे सकते हो, है ना? तो कौन से 4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं? आपको पढ़ना है क्वांट। आप जिसको मैथ्स बोलते आए हो अपने स्कूल में, है ना, वो क्वांट, इसको हम इधर क्वांट बोलते हैं। स्कूल में आपने परसेंटेज पढ़ा होगा, एवरेजेस, रेशियो, प्रोपोर्शन, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, पाइप्स एंड सिस्टम्स, ऐसे सारी चीजें आपने स्कूल टाइम में पढ़ी होगी। एजेस, एवरेजेस, है ना? तो इनके साथ साथ डेटा इंटरप्रिटेशन में लाइन ग्राफ, बार ग्राफ हो गया, पाई चार्ट हो गया, तो ये सारी चीजें आप क्वांट्स में। क्वांट में हर वो चीज आपको यहां पे मिलेगी एग्जामिनेशन में जो आप ऑलरेडी स्कूल में पढ़ चुके हो। बस स्कूल में जो लेवल पढ़ा था वो लेवल नहीं रहेगा, यहां पे लेवल चेंज होता है। तो इस बदले हुए लेवल के साथ कैसे तैयारी करनी है वो भी मैं आगे डिस्कस करूंगा। दूसरा है लॉजिकल रीजनिंग, जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूं, है ना? ये मेरा सब्जेक्ट है। लॉजिकल रीजनिंग स्कूल टाइम में हमने इतना ज्यादा देखा हुआ नहीं होता, बट स्टिल इसमें से कुछ कुछ चीजों के बारे में हमें आइडिया होता है, जैसे ब्लड रिलेशन। अगर आप में से कभी किसी ने स्कॉलरशिप वगैरह के एग्जामिनेशंस दिए हैं तो उसको आइडिया होगा ब्लड रिलेशंस, डायरेक्शन, डिस्टेंस, है ना? तो ऐसे कुछ टॉपिक्स होते हैं लॉजिकल रीजनिंग में। उसके बाद इंग्लिश तो आपने जो स्कूल में पढ़ी है एग्जैक्ट वही इंग्लिश होती है, उसके बाहर कुछ नहीं होता, बस क्वेश्चन थोड़े से अलग अलग डिजाइन में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन पूछने का पैटर्न थोड़ा सा बदल दिया जाता है, बट नॉलेज सारा वही होता है जो आपने 10th 12th तक इंग्लिश पढ़ी है, वही, उसके आगे कुछ नहीं। ग्रामर के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे, पैसेज दिया जाएगा, उस पैसेज के ऊपर क्वेश्चंस आंसर होंगे, है ना? या फिर आपको कुछ स्टेटमेंट दिए जाएंगे, उस स्टेटमेंट से वर्ड्स गायब कर दिए जाएंगे, और उन ब्लैंक स्पेसेस में कौन से वर्ड फिट होते हैं ये आपसे पूछा जाएगा। तो इंग्लिश में या तो ग्रामर पर क्वेश्चंस रहेंगे या रीडिंग पर रहेंगे, नहीं तो वोकैबुलरी के ऊपर क्वेश्चंस रहेंगे। और ये चौथा सब्जेक्ट है जो शायद आप लोगों के लिए नया हो सकता है। ये तीनों सब्जेक्ट्स में से ये चौथा सब्जेक्ट शायद आपके लिए नया हो, जनरल और बैंकिंग अवेयरनेस। बैंकिंग सिस्टम कैसे काम करता है, क्या क्या चीजें होती है, आरबीआई कैसे कैसे कौन कौन से टूल्स इस्तेमाल करता है, इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करता है, बैंक के ऊपर कैसा रेगुलेशन करता है, इंटरनेशनल लॉज क्या है, नेशनल लॉज क्या है, कौन कौन से नॉर्म्स के तहत बैंकिंग सिस्टम चलता है, ये सारी की सारी चीजें बहुत इंटरेस्टिंग चीजें आप जनरल अवेयरनेस में पढ़ते हो। तो अगर आपको बैंकिंग एग्जामिनेशन देने हैं तो 2 या 3 लेवल, क्लर्क बनने के लिए 2 लेवल, पीओ बनने के लिए 3 लेवल, पोस्ट कोई सी भी हो, सिलेबस बिल्कुल सेम रहेगा। ये 4 सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने होंगे, चाहे क्लर्क की देनी है, पीओ की देनी है। ठीक, तो ये है बैंकिंग एग्जामिनेशन का लेवल और सब्जेक्ट्स। अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बात करूं कि कौन ये एग्जामिनेशन दे सकता है, आपकी शैक्षणिक पात्रता क्या होनी चाहिए इन एग्जामिनेशंस को देने के लिए, एकदम सिंपल, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना जरूरी है। आपने ग्रेजुएशन किया हुआ कंप्लीट जरूरी है, स्ट्रीम कोई भी हो,
जरूरी नहीं है। बैंकिंग का एग्जामिनेशन है तो आप सिर्फ और सिर्फ कॉमर्स स्ट्रीम से होने चाहिए, जरूरी नहीं है। यह भी जरूरी नहीं है अगर बैंकिंग का एग्जामिनेशन है तो कॉमर्स वाले ही ज्यादा निकलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप आर्ट से भी पढ़े हो, आप कॉमर्स से हो, चाहे साइंस से हो, आपने अपना ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से किया है, अगर आपके अंदर वो जुनून है, आपके अंदर वो स्ट्रॉन्ग डिजायर है अपने फ्यूचर को बेहतर बनाने की, तो आप बस किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट हो, आप ये एग्जामिनेशन दे सकते हो। उम्र क्या होनी चाहिए? अगर आप क्लरिकल के एग्जामिनेशंस लिखने जाते हो तो आमतौर पे आपकी उम्र 18 से 28 के बीच में होनी चाहिए। ये 18 साल सिर्फ और सिर्फ आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क के लिए होता है। बाकी के जो क्लर्क के एग्जामिनेशंस होते हैं, आईबीपीएस क्लर्क और एसबीआई क्लर्क, क्या होता है ये भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। अभी के लिए बस सुनना, ये 18 साल सिर्फ और सिर्फ आरआरबी क्लर्क के लिए। आईबीपीएस क्लर्क और एसबीआई क्लर्क के लिए 20 से 28 साल की उम्र होती है। अगर आपने सारी की सारी चीजें सही करी तो बहुत अच्छे चांसेस होते हैं कि 20 साल की उम्र में आपके हाथ में अपनी पहली जॉब आ जाए। आपके हाथ में आपकी पहली जॉब आ जाए अपनी 20 साल की उम्र में, इसके बहुत ज्यादा चांसेस है। बस सारी चीजें आपको सही करनी है। सैलरी भी मैं डिस्कस करूंगा, ऐसा नहीं कि यार ये 20 साल की उम्र में जॉब दे रहे हैं तो सैलरी भी कोई ऐसी ऐरी गेरी सैलरी नहीं, सैलरी भी बहुत अच्छी है भैया, डिस्कस करूंगा। ऑफिसर अगर आपको बनना है तो आपकी उम्र 18 से 30 के बीच में होनी चाहिए। ये 18 सिर्फ और सिर्फ आरआरबी पीओ के लिए है। 18 सिर्फ और सिर्फ आरआरबी पीओ के लिए है। बाकी आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ के लिए 20 से ज्यादा एज होनी जरूरी है। तो आपका एज अगर इस कैटेगरी में आता है, आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, तो आप ये एग्जामिनेशन दे सकते हो। अब मैं थोड़ा सा इन एग्जामिनेशंस के बारे में बात करता हूं। अभी मैंने क्या कहा, एक एसबीआई का एग्जामिनेशन होता है, दूसरा आईबीपीएस का एग्जामिनेशन होता है ना, और तीसरा आरआरबी का एग्जामिनेशन होता है। अब ये एग्जामिनेशन के बारे में मैं थोड़ा सा डिटेल में आप लोगों के साथ बोल दूं। ये एसबीआई तो आपको पता होगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपनी एग्जामिनेशन अलग से कंडक्ट कराती है। उसके रीजंस भी मैं आपको बता दूंगा जब सैलरी वाले पोर्शन पे जाऊंगा, है ना। जब सैलरी वाले पोर्शन पे जाऊंगा तब आपको बताता हूं कि एसबीआई अपना एग्जाम अलग से क्यों कंडक्ट कराता है। आईबीपीएस एग्जामिनेशन होता है। आईबीपीएस ऑफिसर के लिए जो एग्जामिनेशन कंडक्ट कराता है उसको पीओ बोलते हैं, आईबीपीएस पीओ। और क्लर्क के लिए जो कंडक्ट कराता है उसको आईबीपीएस क्लर्क बोलते हैं। सेम एसबीआई ऑफिसर के लिए जो एग्जाम लेता है उसको एसबीआई पीओ बोलते हैं। क्लर्क के लिए जो एग्जाम कंडक्ट करता है उसको एसबीआई क्लर्क बोलते हैं, है ना। तो आईबीपीएस एग्जामिनेशन क्या होता है, भारत के जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स है सिवाय एसबीआई, एसबीआई को छोड़ के पब्लिक सेक्टर बैंक्स जितने भी है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स मतलब भारत के ऐसे बैंक्स जिनमें भारत सरकार की हिस्सेदारी 50% से ज्यादा है, ऐसे बैंक्स जिनमें 50% से ज्यादा ओनरशिप भारत सरकार के पास है, उन सारे बैंक्स की रिक्रूटमेंट आईबीपीएस करता है। अब कौन कौन से बैंक्स आते हैं उसमें, बैंक ऑफ बड़ौदा आपने नाम सुना होगा, कैनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक। तो ये बैंक्स में रिक्रूटमेंट आईबीपीएस कराता है। तो इन बैंक की जो रिक्रूटमेंट होती है वो आईबीपीएस पीओ और आईबीपीएस क्लर्क के नाम से जानी जाती है। मतलब अगर आप आईबीपीएस पीओ का एग्जामिनेशन देते हो तो आप इनमें से किसी भी बैंक में पोस्ट किए जा सकते हो, अपॉइंट किए जा सकते हो। अगर आप आईबीपीएस क्लर्क का एग्जामिनेशन क्लियर करते हो तो इनमें से किसी भी बैंक में आपको क्लर्क की नौकरी मिल सकती है। तो इन सारे बैंक्स में आईबीपीएस एग्जाम कंडक्ट कराता है। ये आरआरबी क्या है, आरआरबी ऐसा है, हर एक राज्य का अपना ग्रामीण बैंक होता है। जैसे महाराष्ट्र में महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक है, कोकण विदर्भ ग्रामीण बैंक है ना, वैसे हर एक राज्य का अपना एक खुद का ग्रामीण बैंक होता है। तो वो उसको हम आरआरबी कहते हैं, रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, है ना। तो इसके जो ऑफिसर का एग्जामिनेशन होता है उसको आरआरबी पीओ कहते हैं, और इसके क्लर्क का जो एग्जामिनेशन होता है उसको आरआरबी क्लर्क कहता है। अगर आप ध्यान से देखो तो बैठे बैठे मैंने यहां पर आपके सामने 6 एग्जामिनेशंस के नाम लिख दिए। इसका मतलब एक साल में आपको 6 एग्जामिनेशंस देने का मौका मिलेगा। तो ये 6 कम से कम बोल रहा हूं,
कम से कम अगर सारी चीजें सही रहती है तो पीक सीजन में हमने देखा हुआ है एक साल में 20 एग्जामिनेशंस होते हैं। इसी में इंश्योरेंस सेक्टर के भी कुछ एग्जामिनेशन जुड़ जाते हैं, फिर कुछ कुछ प्राइवेट बैंक होते हैं जो अपने एग्जामिनेशंस निकालते रहते हैं, कुछ कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं जो अपनी रिक्रूटमेंट निकालते रहते हैं। तो ऐसे पूरे साल भर में सारी चीज़ें अगर सही रही तो ये 6 तो होते ही होते हैं, नो मैटर वॉट, हर साल ये 6 एग्जामिनेशंस होते ही होते हैं। इन 6 के अलावा बाकी एग्जामिनेशंस भी अगर हम मिला दे 15-20 के आसपास हर साल एग्जामिनेशंस होते हैं। 30 से 50 हजार वैकेंसीज हर साल निकलती है। ओके तो यहां पर ये बैंक्स इनमें रिक्रूटमेंट की जाती है। अब यहां पर थोड़ा डिस्कस करते हैं भाई साहब कि वाकई में इसके लिए तैयारी करनी चाहिए क्या। मुझे एक बात बताओ, आर्ट से अगर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हो तो आपके सामने करियर के लिए क्या ऑप्शन है। बहुत घिस घिस लिया, कितने की नौकरी मिलेगी। आपको पता है रियलिटी क्या है। इवन इंजीनियर लोगों का भी हाल आजकल कुछ ज्यादा अच्छा नहीं है। 4 साल की इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 8-10 हजार की नौकरी पे काम करते हैं। नो डाउट बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको लाखों का पैकेज मिलता है, नो डाउट, है ना। तो जिसकी जितनी मेहनत करने की कैपेसिटी है उसको उतना मिलता है, हमें उसकी तरफ नहीं जाना है। मैं यहां पर आपको बैंकिंग सेक्टर की अपॉर्चुनिटीज बता रहा हूं। अगर आप क्लर्क की सैलरी देखोगे तो आरआरबी क्लर्क की स्टार्टिंग सैलरी कम से कम 25,000 होती है। ये 25 से 35,000 के बीच में आरआरबी क्लर्क की पहली सैलरी जाती है। ये वेरिएशन क्यों 25 से 35,000? क्योंकि इस सैलरी में बहुत सारे अलाउंसेस होते हैं जो लोकेशन टू लोकेशन चेंज होते रहते हैं। तो लोकेशन टू लोकेशन चेंज होने वाले अलाउंसेस की वजह से आरआरबी क्लर्क की पहली सैलरी 25 से 35,000 के बीच में जाती है। आईबीपीएस क्लर्क की पहली सैलरी 30 से 40,000 के बीच में जाती है। आईबीपीएस क्लर्क यानी उन 11 बैंकों में क्लर्क वाली पोजीशन, जो 11 बैंक्स मैंने अभी आपको दिखाए थे। और अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में क्लर्क बनते हो तो 35 से 45,000 की पहली सैलरी जाती है। 35 से 45,000। आरआरबी पीओ रीजनल रूरल बैंक में अगर आप ऑफिसर बन जाते हो तो आपकी पहली सैलरी 55 से 65,000 के बीच में जाती है। पहली सैलरी की बात कर रहा हूं मैं। ज्वाइनिंग हो गई, आपका सिलेक्शन हो गया, आपने काम का, आपका ट्रेनिंग शुरू हो गया, आपकी पहले महीने की सैलरी 55 से 65,000 के बीच में आएगी। अगर आप आईबीपीएस पीओ यानी उन 11 बैंक्स में ऑफिसर बन जाते हो तो आपकी पहली सैलरी 60 से 80,000 के बीच में आती है, पहली सैलरी। और अगर आप एसबीआई पीओ बनते हो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अगर आप मैनेजर बनते हो तो भाई साहब सोचना ही मत, आपकी पहली सैलरी 80,000 से 1.5 लाख के बीच में होती है। जैसे जैसे लोकेशन चेंज होता है वैसे वैसे अलाउंसेस चेंज होता है और वैसे वैसे सैलरी की अमाउंट चेंज होती है। तो 80,000 से 1.5 लाख तक आपकी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ऑफिसर बनने के बाद पहली सैलरी हो सकती है। उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। कैसे करेंगे? करने के लिए सबसे बढ़िया पॉइंट क्या है, जितने एग्जामिनेशंस मैंने बताए ना आपको, एसबीआई पीओ का, क्लर्क का, आईबीपीएस पीओ का, क्लर्क का, आरआरबी पीओ का, आरआरबी क्लर्क का, इसके अलावा जो बाकी के कोऑपरेटिव बैंक्स एग्जामिनेशन निकालते हैं, जो इंश्योरेंस कंपनीज एग्जामिनेशन निकालती है, उन सारे एग्जामिनेशन का सिलेबस सेम है। सारे के सारे एग्जामिनेशन का सिलेबस सेम है। तो एक बार सारी की सारी चीजें आपने डिटेल में पढ़ ली, अच्छे से पढ़ ली, तो फिर आपको इन एग्जामिनेशंस को क्लियर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर आप लोगों को डिटेल्ड में सिलेबस के ऊपर वीडियो चाहिए तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करना डिटेल्ड सिलेबस, बस इतना कमेंट करना, ठीक है। अगर अच्छे खासे कमेंट आते हैं तो सिलेबस के ऊपर एक सेपरेट वीडियो में लेके आऊंगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ सिलेबस के ऊपर बात करेंगे, एकदम डिटेल में बात करेंगे। तो क्लर्क और ऑफिसर के लिए सिलेबस सेम है। क्योंकि मैं आपको रीजनिंग पढ़ाता हूं तो रीजनिंग के लिए मैं आपको गाइड करूंगा। अगर आप रीजनिंग में पढ़ना चाहते हो, तैयारी करना चाहते हो, तो रीजनिंग में एक टॉपिक आता है जिसका नाम है पजल्स। पूरी की पूरी रीजनिंग में पजल इस टॉपिक का वेटेज आपका 60 to 70% होता है पूरी रीजनिंग में। अगर आपके एग्जामिनेशन में रीजनिंग पूछी जा रही है तो उस पूरी की पूरी रीजनिंग में 60 to 70% वेटेज सिर्फ और सिर्फ पजल्स का रहेगा। पजल के अलावा बाकी फिर मिसलेनियस टॉपिक। तो इस सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा वेटेज वाले टॉपिक की A to Z सारी की सारी थ्योरी मैंने इस वीडियो में डिस्कस करी है। YouTube पर अवेलेबल है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये 13 घंटे का वीडियो है।
13 घंटे का वीडियो है, आपको YouTube पे सर्च करना होगा 251 रूल्स ऑफ पजल्स बाय सचिन सर। क्या सर्च करोगे? 251 रूल्स ऑफ पजल्स बाय सचिन सर। ये 13 घंटे के वीडियो में अगर आपने सही से सारी चीजें देख ली तो आपका ये 60-70% का सारा सिलेबस एकदम अच्छे से कवर हो जाएगा, एकदम अच्छे से। ठीक है, तो ये आपको 13 घंटे की वीडियो देखनी है। इसके अलावा बाकी के टॉपिक्स अगर आप लोगों को पढ़ने हैं तो बस टॉपिक का नाम डालना है, आगे वन शॉट बाय सचिन सर यूट्यूब पर लिखना, यूट्यूब पे सारे वन शॉट्स अवेलेबल है। जैसे आपको सिलोजिज्म की तैयारी करनी है, आप क्या करोगे? सिलोजिज्म वन शॉट बाय सचिन सर यूट्यूब पे लिखोगे। ब्लड रिलेशन वन शॉट बाय सचिन सर, इनइक्वालिटी वन शॉट बाय सचिन सर, ऑर्डर एंड रैंकिंग वन शॉट बाय सचिन सर, डायरेक्शन डिस्टेंस वन शॉट बाय सचिन सर। जो भी टॉपिक्स आप लोगों को पढ़ने हैं वो टॉपिक यूट्यूब पर डालो, आगे वन शॉट बाय सचिन सर लिखो। अगर आप में से कोई चाहता है कि मुझे ये ढूंढने वाला काम नहीं करना है, मुझे एक जगह पर सारी चीजें चाहिए, तो उसके लिए दी बेस्ट रिसोर्स है पेड बैच ज्वाइन करना। फिजिक्स वाला के ऐप या वेबसाइट पे जाके आप एम 2.0 2026, ये अगले साल के एग्जामिनेशन के लिए बैच है। इस बैच से आप अगले साल के एग्जामिनेशंस की सारी तैयारी बेसिक से एडवांस लेवल तक करोगे, है ना। ये बैच अभी आपको 2499 में मिल रहा है और इस बैच की वैलिडिटी 2 साल रहेगी। सारा का सारा सिलेबस एकदम बेसिक से एडवांस लेवल तक कराया जाएगा। सारे एग्जामिनेशन जितने मैंने नाम लिए उनके प्री और मेंस की सारी तैयारी हो जाएगी। मेंस क्लियर होने के बाद इंटरव्यू का भी गाइडेंस मिलेगा। इसमें जो भी लेक्चर्स होंगे वो लाइव होंगे। लाइव लेक्चर में अगर आपको कुछ डाउट आता है तो वो डाउट आप पूछ सकते हो। लेक्चर लाइव आप किसी कारणवश देख नहीं पाए तो यही लेक्चर आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिलेगा, है ना। इस लेक्चर की रिकॉर्डिंग भी आपको दे दी जाएगी। अब लाइव और रिकॉर्डिंग लेक्चर देखने के बाद आपको रिवीजन करना होगा, तो रिवीजन के लिए नोट्स भी दिए जाएंगे, है ना। उसके बाद आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस चाहिए होंगे, उसके लिए डीपीपीस दी जाएंगी, डेली प्रैक्टिस पेपर्स आपको दिए जाएंगे। उसके बाद यहां पर आपको क्या चाहिए होगा? अगर बाद में कभी डाउट आता है, चलो क्लास के बाद प्रैक्टिस कर रहे हो तब कभी डाउट आता है, तो आपको डाउट पूछने के लिए एक सही जगह चाहिए होगी। तो बाद में डाउट पूछने के लिए एक डाउट प्लेटफॉर्म भी होता है जिसमें आप 24 घंटे में कहीं पे भी डाउट पूछ सकते हो, कभी भी डाउट पूछ सकते हो। आपने डाउट पूछने के बाद हमारी टीम 24 घंटे के अंदर आपके डाउट का रिप्लाई दे देती है। तो आपके सिलेक्शन के लिए जो भी सारी चीजें चाहिए वो सारी एम 2.0 2026 इस बैच में अवेलेबल है। आपका काम बस ये है, पहले तो आपको मन बनाना है कि हाँ मैं करूंगा किसी भी हाल में, नो मर्जी कुछ भी हो जाए, नो मैटर व्हाट, सामने जो भी सिचुएशन आए मैं क्लियर कर लूंगा। ये इरादा, ये जुनून रखते हो तो इस बैच में आपका स्वागत है। ये बैच अभी शुरू होगा और बहुत मजा आएगा, ठीक। उसके बाद अगर आप बैंक महापैक लेना चाहते हो तो बैंक महापैक में आपको सारी बैचेस का एक्सेस मिलता है, ठीक है। बस बैंक महापैक में ये बैच नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? बैंक महापैक 1 साल का सब्सक्रिप्शन होता है और ये 1 साल के सब्सक्रिप्शन में ये बैच जिसकी 2 साल की वैलिडिटी है ये अवेलेबल नहीं रहेगी। तो आपको अगर 1 साल वाले बैचेस चाहिए, 1 साल के अंदर जितने भी बैचेस चाहिए वो चाहिए, तो आप बैंक महापैक ले सकते हो। अगर ये बैंक महापैक का 6 महीने का, 12 महीने का और 24 महीने का सब्सक्रिप्शन आता है। अगर आपको 2 साल के अंदर आने वाली सारी बैचेस चाहिए तो आप 24 महीने का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, अदरवाइज सिर्फ ये इंडिविजुअल बैच ज्वाइन कर सकते हो। इस बैच की प्राइस आपको बता दी है, बैच के सारे फीचर्स आपको बता दिए हैं, सिलेबस क्या होता है, कैसे होता है, सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। इसके अलावा कुछ भी डाउट होगा आप कमेंट करके पूछ लेना आपका डाउट, और मेरी टीम उसका रिप्लाई जरूर दे देगी। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है ना। सचिन सर रीजनिंग आप टेलीग्राम पे सर्च कर लो, सचिन सर बैंकिंग वाला आप टेलीग्राम पे सर्च कर लो। आप वहाँ पर सारी की सारी चीज़ें मैं शेयर करते रहता हूँ। बहुत सारा स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। मेरे फ्री लेक्चर्स के सारे लिंक्स उधर मैं शेयर करते रहता हूँ। तो बस सारे रिसोर्सेज आपके पास है, जल्दी से अच्छे से प्लानिंग बना के उसको एग्जीक्यूट करना और सिलेक्शन ले लेना। शुरुआत में बताई हुई 2 लाइन फिर से रिपीट करूंगा, यूं ही नहीं मिलते तमन्नाओं के शहर, चलने का हौसला भी जरूरी होता है। अच्छा करियर बनाना है, अच्छी जिंदगी बनानी है, ये सिर्फ चाहने से नहीं होगा, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। और आपकी मेहनत में हम आपके कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ खड़े हैं। That's it from my side in this short session. Thank you, take care, and सबसे important, enjoy your time. Bye bye.